गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती के अंतर्गत आज का हमारा विषय है निर्धनता के कारण। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में व्याप्त निर्धनता के कारण क्या हैं। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है, क्योंकि जिस समय हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय अंग्रेज़ों ने हमारे देश के आर्थिक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक कारण है कि भारत के अंदर निर्धनता है वो पाई जाती है, क्योंकि उस समय अगर ध्यान दिया होता तो भारत के अंदर निर्धनता है वो कम होती। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो हस्तशिल्पकार थे, हाथ से चीज़ें बनाने वाले थे, कुम्हार था, लोहार था, सूती कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर थे जो हाथ से कपड़ा बनाते थे, तो वो क्या है, इंग्लैंड में बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनका मुकाबला नहीं कर सके। इस प्रकार उनके जो उद्योग धंधे हैं वो क्या हो गए, चौपट हो गए। तो इस प्रकार ये भी एक कारण है भारत में निर्धनता का। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। तो ये दूसरा कारण है कि जनसंख्या में बड़ी तेज़ गति से वृद्धि हुई। तो इस कारण क्या था, भारत के अंदर निर्धनता है वो बढ़ी। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगी। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करके हम प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ेगी और आय अगर उतनी ही रही तो प्रति व्यक्ति आय क्या रहे हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र है वो बना रहा। मतलब ना तो आर्थिक विकास हुआ, दूसरा क्या हुआ, जनसंख्या के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। ये भी एक कारण था निर्धनता का। तीसरा जो कारण था वो क्या था कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। ये बात सच है कि भारत के अंदर जब कृषि का विस्तार हुआ या कृषि का विकास हुआ और भारत के अंदर हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का मतलब होता है कि खाद्यान्न के उत्पादन में या अनाज के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होना, तो उसको हम हरित क्रांति कहते हैं। तो भारत के अंदर जो हरित क्रांति आई उससे रोजगार के अनेक अवसर है वो सृजित हुए, लोगों को रोजगार मिला। लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारों की संख्या है वो ज़्यादा थी और जो रोजगार थे वो कम थे, इसलिए निर्धनता हमारे देश के अंदर व्याप्त हुई। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोग अनेक रिक्शा चालक, विक्रेता यानी कुछ भी सामान बेचने वाले, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वे शहरों में के बाहर झुग्गियों में रहने लगे। और निर्धनता की समस्याएं जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण घटना या परिघटना हुआ करती थी वो नगरीय क्षेत्र की एक विशेषता बन गई। यानी अब नगरों के अंदर भी क्या है, जो निर्धनता है वो बढ़ने लगी। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आय अच्छी है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आय क्या है, बहुत ही कम है। यानी अमीर और गरीब के जो बीच का जो अंतर है वो काफ़ी अधिक है। इसका कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। ये भी एक कारण है निर्धनता का कि हमारे देश के अंदर जो भूमि है और जो अन्य संसाधन हैं वो कुछ लोगों के हाथ में है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी
ज़मीनें नहीं हैं। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे को नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्यों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। कि जो भूमि सुधार कार्यक्रम हमारे देश के अंदर चलाए गए और भूमि को पुनर्वितरित करने का जो काम हुआ, तो वो क्या है, बड़े पैमाने पे नहीं हो सका। राज्य सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अगर सही तरीके से जो ज़मीन का बंटवारा है वो किया जाता, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो निर्धनता की श्रेणी में आने से बच जाते। अनेक अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी हैं जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों, जो बहुत ही निर्धन हैं, सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारे देश के अंदर जो सामाजिक आयोजन है, अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान है, उनके ऊपर लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक यानी खाद, कीटनाशक दवाइयाँ जैसे कृषि आगतों यानी कृषि में जो ज़रूरत होती है जिस सामान की, उसकी खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाइयों से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान वो नहीं कर पाते, यानी अपने कर्ज को चुका नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे क्या है, वो लोग ऋणग्रस्त हो जाते हैं, और अंततः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों है। तो अत्यधिक मात्रा में लोग क्या है, ऋणग्रस्त हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण है निर्धनता का। फिर आता है कि निर्धनता निरोधी उपाय कौन कौन से हैं, कैसे हम निर्धनता को कम कर सकते हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों जैसे आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और दूसरा निर्धनता निरोधी कार्यक्रम लागू करना, तो इनके ऊपर आधारित रही है। 1980 के दशक के प्रारंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी कोई अधिक कमी नहीं आई। 1980 तक क्या है, हमारे देश के अंदर निर्धनता ज्यों की त्यों बनी हुई थी। 1950 के दशक के प्रारंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% था, मतलब 100 में से 45% लोग क्या थे, निर्धन थे। और 1980 के दशक के प्रारंभ में भी यह ऐसे ही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के बीच 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि जितनी अधिक होगी उतनी ही निर्धनता क्या होगी, कम होगी। तो आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। जैसे जैसे कोई देश क्या है आर्थिक रूप से विकसित होगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, वहाँ के मानव का भी विकास होगा। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों और लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही, तो आर्थिक क्षेत्र में जो कृषि है उसका सही तरीके से विकास नहीं हुआ। निर्धनता पर इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बहुत बड़ा भाग गांव में रहता था और कृषि के ऊपर आश्रित था अपना जीवन यापन करने के लिए। इसलिए निर्धनता हमारे देश के अंदर क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट व्यवस्था है। यद्यपि अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। तो पहली योजना जो भारत सरकार ने शुरू की वो थी महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, जिसको मनरेगा कहा जाता है, का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाए। यानी गरीब लोगों को क्या है, मनरेगा के तहत साल में इन 365 दिन में से 100 दिन के रोजगार की गारंटी है वो दी गई। इसका उद्देश्य क्या था कि सतत विकास में मदद करना, ताकि सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। यानी 1/3 जो रोजगार है मनरेगा के तहत किसको दिया गया, महिलाओं को दिया गया। उसके बाद देखते हैं इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः अनुसूचित जाति कितने 23%, अनुसूचित जनजाति 17% और महिलाएं क्या है 53%। औसतन रोजगार 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ा करके इनकी जो दैनिक मजदूरी है वो 132 रुपये कर दी गई। 2013-14 में इसको 132 रुपये कर दिया गया। हाल ही में मार्च में 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए जो किसी भी काम में निपुण नहीं है उनकी मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है, यानी उसको बदल दिया गया है। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 रुपये प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए जैसे से 168 रुपये प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय कर दी गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। तो इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष है उसकी स्थापना की और इसी तरह राज्य सरकारों भी क्या करेंगी, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए या इसको लागू करने के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को जो क्या करता है आवेदन करता है किसके लिए, मनरेगा के लिए, तो उसको 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा, यानी उसको क्या है बेरोजगारी भत्ता है वो मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं हैं। एक बार NREGA यानी आपका जो नरेगा एक बार अगर लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज यानी NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ वो भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। एक और योजना शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने लिए स्वयं रोजगार के जो अवसर हैं वो सृजित कर सकें। उन्हें लघु व्यवसाय या लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने उनको ऋण दिए या उनकी सहायता की। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वयं रोजगार के अवसर सृजित करना था ताकि लोग क्या है अपने रोजगार या अपने काम धंधे शुरू कर सके। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर हैं वो सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके बैंक ऋण और सहकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर उठाना। तो इसके तहत क्या किया गया कि जो गरीब लोग थे स्वयं वो अपने स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं। और स्वयं सहायता समूह क्या होता है, ये 20 से 30 लोगों का एक समूह होता है जो क्या करते हैं अपनी दैनिक जो बचत है वो करते हैं
पैसा बचाते हैं, ये 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हो सकता है, और फिर उस पैसे को 2 या 3 साल में उस पैसे को आधार बना करके और बैंक से ऋण ले सकते हैं। और दूसरा क्या है, सरकारी सहायकी, मतलब सरकार क्या करती है, उस ऋण के ऊपर क्या करती है, सब्सिडी देती है, छूट देती है। तो उसके द्वारा क्या किया गया, निर्धनता रेखा से ऊपर लोगों को उठाया गया। एक और योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो 2000 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण की सभी गांवों के अंदर क्या है, बिजली है वो पहुंचे। और जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार में पढ़ेंगे। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए। उनके कम प्रभावी होने का एक प्रमुख कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी रही। मतलब जितनी योजनाएं शुरू की गई, इनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया, तो इसलिए इनके जो रिजल्ट है, परिणाम हैं, वो कम आए। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल ही के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया कि उनको सही तरीके से उनको लागू किए गए जाएं। तो इसलिए तभी जाकर के क्या होगा, ये कार्यक्रम निर्धनता को कम करने में सहायता कर सकते हैं। हमारे सामने जो भावी चुनौतियां हैं वो क्या है कि भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन, निर्धनता को खत्म करने की भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है कि निर्धनता अब भी कम नहीं हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता व्यापक असमानता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो निर्धनता है उसमें भी काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। यानी अधिकतर जो ग्रामीण हैं वो निर्धनता में जीते हैं। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे समूह हैं जो निर्धनता के लिए काफ़ी असुरक्षित है। जैसे मैंने बताया था, गर्भवती महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। अगर निर्धनता की नज़र से उसको देखें तो आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि और सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो पाएगा। मतलब क्या है, महिलाएं और समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या है, मजबूत हो रहे हैं आर्थिक रूप से। तो ये कुछ कारण है जिससे क्या होगा, निर्धनता क्या होगी, कम होगी। उसके बाद देखते हैं कि लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, घर है, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, या रोजगार की सुरक्षा है, या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त है? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे, सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध करा सकेंगे, लैंगिक समता यानी लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दे सकेंगे, तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम हैं। तो ये कुछ काम हैं जो और करने बाकी हैं। कि केवल निर्धनता का मतलब क्या है, हम लगाते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान से, लेकिन अगर आज के संदर्भ में देखें, आज के समय के संदर्भ में देखें, तो इनसे हम निर्धनता का आंकलन सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो हमने कुछ और विषयों को इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो, सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध हो, सभी को पीने का साफ जल है उपलब्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है,
तो सभी को जो निर्धन है उनको समाज के अंदर सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर शामिल की जानी चाहिए। आगे आने वाले वर्षों में इन सब को शामिल करना होगा और ये हमारे सामने क्या होंगी, सबसे बड़ी चुनौतियाँ होंगी, या इन चुनौतियों को क्या है ये हमारे लक्ष्य होंगे और ये सभी काम हैं जो बड़े काम हैं जो हमें करने होंगे। इस अध्याय में फिलहाल इतना ही। उसके बाद हम अगला जो लेसन है वो पॉलिटिकल साइंस का शुरू करेंगे। धन्यवाद।